बच्चे देश का भविष्य हैं। उचित दिशा निर्देशों के अभाव में देश का ये भविष्य बिगड़ रहा है। आर्थिक संपन्नता अभिशाप बनकर पारिवारिक जीवन में तनावों का पर्याय बनती जा रही है। परिवार में परस्पर सरसता के स्नेह स्रोत सूखने लगे हैं। देश का भविष्य, परिवार की आशाएं अपेक्षाएं बिगड़ रही हैं। इसके चाहे जो भी कारण हो, लेकिन एक सच ये भी है कि हमने स्वतंत्र भारत में पैदा हुई इस पीढ़ी को वे संस्कार नहीं दिए जो बच्चों के व्यक्तित्व को सजाते संवारते हैं। अच्छी शिक्षा के नाम पर हमने उन्हें महंगे स्कूल तो दिए, अंग्रेजी का ज्ञान भी दिया, लेकिन ये स्कूल बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, बल्कि पाश्चात्य प्रतिगामी संस्कृति की जूठन दे रहे हैं और दे रहे हैं फैशन, ग्लैमर, हिंसा और भोगवादी संस्कृति के कुसंस्कार, जो परिवारों के बच्चों की सोच को तो विकृत कर ही रहे हैं, साथ ही समाज में भेदभाव भी पैदा कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों और इन स्कूलों में शिक्षा पाए बच्चों में दूरियां बढ़ रही हैं। तथाकथित महंगे स्कूलों में पढ़ रहे बच्चे अपनी ओढ़ी हुई बनावटी प्रगतिशीलता के कारण ही कानून और व्यवस्था पर बोझ बन रहे हैं। टीवी और सिनेमा ने बच्चों के सामने जो जीवन शैली परोसी है, वे इन बच्चों को समय से पहले ही जवान बना रही है। अनेक सामाजिक सर्वेक्षणों द्वारा इन किशोरों के संबंध में इतने चौंकाने वाले तथ्य उभर कर सामने आए हैं कि इनके बारे में एक ही बात मन में आती है कि हे ईश्वर, इन्हें सद्बुद्धि दे। ये नहीं जानते कि पतन के कौन से रास्ते पर जा रहे हैं। आज के किशोर लड़के लड़कियां टीवी के सामने हाथ में रिमोट लिए उन दृश्यों को देखना चाहते हैं जो उनकी हिंसक प्रवृत्ति को भड़काते हैं और हीरो हीरोइन की कामुक भाव भंगिमाओं को अपने भीतर उतारना चाहते हैं। युवाओं के सामने देशी विदेशी चैनलों द्वारा परोसे जाने वाला ये भोंडा प्रदर्शन, ये ग्लैमर न तो जीवन का सच है और न सुख का आधार। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि युवा पीढ़ी में बढ़ते यौन रोग, तनाव, अपराध और हिंसा का मुख्य कारण यही यौन भावनाओं की अभिव्यक्ति है, जो बच्चों के बिगाड़ का प्रमुख कारण है। आत्महत्या जैसी प्रवृत्ति का मुख्य कारण भी यही है। सामाजिक अपराधों में संलग्न व्यक्तियों को मिलने वाली प्रतिष्ठा और फिर इन लोगों की करनी और कथनी के अंतर को देखकर बच्चों के मन में जो कुंठा और विद्रोह की भावनाएं पैदा होती हैं, उनकी अभिव्यक्ति भी बिगाड़ के रूप में होती है। तात्कालिक लाभ की राजनीति और नौकरशाही ने मिलकर जिस नए समाज को जन्म दिया है, उस वर्ग में पैदा हुए बच्चे ही अधिक बिगड़ रहे हैं। ये बिगड़े बच्चे ही आज महानगरों में आतंक का पर्याय बनकर डॉन, राका, शंकर, पंडित, सुल्तान बनने के बाद या तो बदनामी और तिरस्कार की थोड़ी सी जिंदगी जी रहे हैं, या फिर पुलिस अथवा दुश्मनों के द्वारा ही बेमौत मारे जाते हैं। दोनों ही स्थितियां उन अभिभावकों के लिए यातना से कम नहीं। अपने कुल दीपक के पैदा होने पर घी के चिराग जलाए थे, लड्डू बांटे थे। आज इतना बड़ा अभिशाप। देश की इस दुखती रग को मैंने एक गंभीर समस्या, एक चुनौती, एक चेतावनी के रूप में स्वीकारा है और इसके समाधान के लिए कुछ प्रयास इस पुस्तक के माध्यम से किया है। इस संबंध में देश के भविष्य लड़की लड़कियों को एक बार उनके अभिभावकों के माध्यम से कहना चाहूंगा कि भौतिकवादी सोच कभी भी सुख का आधार नहीं है, ना बन ही सकती है। अतः अपने मूल्यांकन बस एक ही आधार पर करें। यदि आप अपनी पारिवारिक अपेक्षाओं पर खरे उतरते हैं तो समझ लीजिए कि आपका जीवन सफल है, सार्थक है। इसीलिए आप अपने सामाजिक और पारिवारिक जीवन को सफल बनाने की एक ही सीख को आत्मसात करें और इस सत्य को खुले दिल से स्वीकारें कि करनी का फल सबको मिलता है और आप अपनी करनी को कबीर की इस सीख से प्रेरित करें। कबीरा जब पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जग रोए। आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक बच्चों को बिगड़ने से कैसे रोकें। लेखक चुन्नीलाल सलूजा। बिगड़ैल बच्चों से आशय। बच्चों के बिगड़ने की समस्या आज काफी गंभीर बन गई है। बिगड़ैल बच्चों के कारनामों ने अब परिवार से बाहर निकलकर समाज और राष्ट्र को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। बच्चों द्वारा खेल खेल में साथी बच्चे की हत्या कर डालना, अवयस्क किशोर किशोरियों द्वारा शराब पीकर तेज रफ्तार गाड़ी चलाना और राहगीरों को कुचलकर मार देना, देर रात तक घर से बाहर रहना, होटलों में जाना, पार्टियां, डिस्कोथेक, स्वच्छंद आचरण करना, नशाखोरी का शिकार होना आदि ऐसे कारनामे हैं जो किसी भी समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय हो सकते हैं। इससे भी आगे अपराधियों द्वारा बहला फुसलाकर बच्चों के नाजुक हाथों में बंदूक थमा देने या उन्हें
तस्करी में डाल देने आदि से समाचारों को समाज विज्ञानी एक चेतावनी, एक चुनौती के रूप में लेने को बाध्य है। आधुनिकता के इस दौर में बच्चों के जीवन स्तर में भी सुधार आया है। बच्चों के खान पान, पहनाव, उड़ाव और शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 50 वर्षों की तुलना में आज व्यापक तरक्की हुई है। जैसे जैसे परिवारों का आर्थिक स्तर बढ़ता है, बच्चों को भी अधिक सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं। अब एक आध जोड़ी कपड़े और कलम दवात लेकर बच्चों को मीलों दूर पैदल स्कूल नहीं जाना पड़ता। हर माता पिता अपने बच्चों पर स्वयं से अधिक पैसा खर्च करना चाहते हैं। उसे अच्छे स्तर के कपड़े, जूते, किताब, कॉपी, बैग उपलब्ध कराकर घर से ही सवारी की सुविधा उपलब्ध कराते हैं और अच्छे से अच्छे विद्यालय में शिक्षा दिलाना चाहते हैं। इतनी सुविधाओं और शिक्षा के स्तर में सुधार के बावजूद बच्चों में अनुशासनहीनता सारे बांध तोड़ रही है। कारण ये है कि धन कमाने की होड़ में बनते जा रहे एकल या छोटे परिवार तथा माता पिता दोनों की व्यस्तताएं बच्चों को परिवार के स्तर पर पूरी तरह संस्कार नहीं देने दे रही हैं। अधिकांश माता पिताओं के पास इतना समय ही नहीं है कि वे घर से बाहर या स्कूल में बच्चे की गतिविधियों की जानकारी ले सकें। कुछ माता पिता तो घर में भी बच्चे के आचरण, व्यवहार पर ध्यान नहीं दे पाते। वे पैसे खर्च कर बच्चों का आचरण खरीदना चाहते हैं, जो मिलना संभव ही नहीं है। परिणामतः बहुत से बच्चे अपने मनपसंद आचरण के सहारे बिगड़ैलपन की अंधी गलियों की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए अब समय आ गया है कि बच्चों की बर्बादी पर आंसू बहाने की स्थिति आने से पहले लाडलों के चरित्र निर्माण के प्रति सचेत हूँ। सवाल उठता है कि आखिर बिगड़ैलपन क्या है? ऐसे बच्चे जिन्हें अपने भविष्य, करियर की कोई चिंता नहीं, अपनी सामाजिक और पारिवारिक प्रतिष्ठा का कोई ख्याल नहीं, सामाजिक वर्जनाओं का उल्लंघन करने में जिन्हें जरा भी संकोच या हिचक नहीं, ऐसे बच्चे ही बिगड़ैल बच्चे कहलाते हैं। उनकी प्रवृत्ति बिगड़ैल हो जाती है, जो आयु, परिस्थितियों और साधनों के साथ साथ बढ़ती जाती है। संक्षेप में, जिन बच्चों की सोच, आचरण और व्यवहार पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय अपेक्षाओं के विपरीत अनुशासनहीन होता है, साधारण बोलचाल की भाषा में इन्हें ही बिगड़ैल बच्चे कहते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिरिल बर्ट ने इस प्रकार के बच्चों के संदर्भ में कहा है कि जिन बच्चों में समाज विरोधी प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं और प्रशासन को भी उसके विरुद्ध सोचना पड़ता है, बिगड़ैल बच्चों की श्रेणी में आते हैं। कुछ इसी प्रकार की बात मनोवैज्ञानिक हिली ने भी स्वीकार की है। उसके अनुसार बिगड़ैलपन एक प्रकार की आपराधिक वृत्ति ही है, अतः इसे आपराधिक वृत्ति की प्राथमिक अवस्था कहना अनुचित न होगा। हीली के ही अनुसार वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता, बिगड़ैल कहलाता है। समग्र रूप से बिगड़ैल बच्चों के संबंध में शाब्दिक अभिव्यक्ति चाहे जिस रूप में की जाए, उसका आशय यही है कि समाज की दृष्टि में जो श्रेयस्कर है उसे स्वीकार न करते हुए यदि बच्चे उसके विपरीत आचरण करते हैं तो वह परिवार, समाज और राष्ट्र पर बोझ बन जाते हैं। यदि उनकी इस अनुशासनहीन सोच और आचरण को नियंत्रित नहीं किया गया या उसे किसी प्रकार का प्रोत्साहन दिया गया तो ऐसे बिगड़ैल बच्चे भविष्य में अपराधी तक बन सकते हैं। अतः सुखी परिवार और स्वस्थ समाज के लिए बिगड़ैलपन की इस समस्या को रोकना आज हमारी सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गई है। समस्या के समाधान के लिए हमें बच्चों की मानसिकता और उन परिस्थितियों को देखना होगा जो बच्चों को बिगड़ने के लिए प्रेरित करती हैं। कैसा होता है बच्चों का मन? कहते हैं कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं। वे मन, वचन और कर्म से शुद्ध, सरल और निर्मल होते हैं, बिल्कुल वर्षा की बूंदों की तरह। लेकिन जिस प्रकार से वर्षा की निर्मल बूंदें धरती का स्पर्श पाकर मैली हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से बच्चे भी समाज और परिवार का स्पर्श, संपर्क पाकर अच्छे बुरे बन जाते हैं। यह अच्छाई बुराई चूंकि उन्हें समाज और परिवार से मिलती है, इसीलिए उनकी सरलता मलिनता में बदलने लगती है। ये मलिनता ही उसे जीवन के दांव पेच, झूठ सच, हेरा फेरियां सिखाने लगती है। जब तक बच्चा अपनी सीमाओं में रहता है तो ये हेरा फेरियां सहन होती रहती हैं। परिवार और समाज भी उसे बच्चा समझकर माफ करता रहता है। लेकिन जब उसकी ये हेरा फेरियां करतूतों में बदलने लगती हैं, सहन शक्ति के बाहर होने लगती हैं, तो बच्चे मन के सच्चे ना रहकर बिगड़ने लगते हैं, परिवार और समाज पर बोझ बनने लगते हैं। परिवार के ऐसे बच्चे उद्दंडता की सारी सीमाएं पार कर ऐसे बिगड़ जाते हैं कि वे अपने ही अभिभावकों की कमजोरियों का लाभ उठाने लगते हैं। शराब पीना, तेज गाड़ी चलाना,
देर रात तक घर से बाहर रहना, लड़ाई झगड़ा करना और कभी कभी हत्या जैसे गंभीर अपराध कर बैठने वाले बिगड़ैल बच्चों के कारनामों की खबरें अखबारों में आए दिनों छपती रहती हैं, जो समाज में बढ़ते हुए बिगड़ैल बच्चों की सच्चाई प्रकट करती हैं। क्या चाहता है आपका लाडला आपसे? बच्चों के पालन पोषण उसके वर्तमान और भविष्य को माँ बाप के विचार, रहन सहन और जीवन शैली प्रभावित करती है। परिवार चाहे संयुक्त हो अथवा एकल, बच्चों की अपेक्षाओं का केंद्र माँ बाप ही होते हैं। बच्चा अपने माँ बाप से इतना अधिक प्रभावित होता है कि परिवार के अन्य सदस्य चाहे जैसे भी हों, लेकिन वह माँ बाप को ही अपना प्रेरक और आदर्श मानता है। माँ बाप का संरक्षण, स्नेह जहाँ लड़के लड़कियों में आत्मविश्वास पैदा करता है, वहीं उनकी कार्यक्षमता बढ़ाता है। समाज में चाहे कितने ही परिवर्तन हो जाएं, सामाजिक और नैतिक मूल्यों का चाहे कितना ही ह्रास हो जाए, लेकिन बच्चों पर माँ बाप का जो प्रभाव पड़ता है वह कभी कम नहीं होता। इस प्रकार बच्चे अपने माँ बाप से जो अपेक्षाएं करते हैं वे आगे दी जा रही हैं। आत्मीयता की चाहत, जिस प्रकार से प्यास की तृप्ति के लिए प्राणी को जल की आवश्यकता होती है, कुछ इसी प्रकार की चाह बच्चे के मन में माँ बाप से होती है। इस चाह की अभिव्यक्ति अभिभावक बच्चे को गोद में लेकर, उसे हवा में उछालकर, चूमकर, उसे सीने से लगाकर करते हैं। इस प्रकार के आत्मीय स्नेह की चाह उम्र के साथ साथ बढ़ती जाती है। इसीलिए केवल छोटे बच्चों को ही नहीं, बल्कि किशोर अवस्था को प्राप्त लड़के और उसके बाद युवा बच्चे भी माँ बाप से यही स्नेह, संरक्षण और आत्मीय लगाव चाहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चा चाहे कितना ही बड़ा हो जाए, माँ बाप के लिए हमेशा बच्चा बना रहता है। हमारे देश में विवाह हो जाने के बाद माँ बाप लड़के लड़की के प्रति उदासीनता बरतने लगते हैं। यही कारण है कि बच्चों के मन से परिवार के प्रति स्नेह स्रोत सूखने लगते हैं। जब लड़के लड़कियां माँ बाप के आत्मीय स्नेह से वंचित रह जाते हैं, तो उनमें परिवार के प्रति, माँ बाप के प्रति दूरियां बढ़ने लगती हैं। आत्मीय स्नेह की ये वंचना लड़के लड़कियों में एक दबी इच्छा बनकर रह जाती है। इस संबंध में दिल्ली की श्रीमती अभिलाषा जैन का मत है कि आत्मीय स्नेह की ये अभिव्यक्ति यदि आप बच्चों को प्रत्यक्ष में नहीं दे पाती, तो अप्रत्यक्ष में पूरी करें। बच्चों की इस इच्छा को पूरा करने के लिए उनसे निरंतर संपर्क, संवाद बनाए रखें। जो बातें माता पिता किन्हीं कारणों से प्रत्यक्ष में नहीं कह पाते, उन बातों को फोन अथवा पत्र द्वारा अभिव्यक्त करें। पंडित नेहरू द्वारा पिता के पत्र पुत्री के नाम इसका एक अच्छा उदाहरण है। माँ बाप से स्नेह पाने की इस इच्छा को मान्यता दें। बच्चा आपसे और परिवार से हमेशा जुड़ा रहेगा, पारिवारिक अपेक्षाओं को पूरा करेगा। माँ बाप के स्नेह से वंचित बच्चा उपेक्षा की प्रतिक्रिया स्वरूप जो व्यवहार करेगा, वे उसे बिगड़ने की ओर ले जाएगा। माँ के प्रति पापा के स्नेह की चाह, चूंकि बच्चे माँ को बहुत अधिक स्नेह करते हैं, माँ भी बच्चे पर अपनी सारी खुशियां न्यौछावर करती है। इसीलिए बच्चे माँ पर अपना संपूर्ण स्नेह लुटाते हैं। स्नेह के इस व्यवहार की पूर्ति के लिए वे पापा से भी अपेक्षा करते हैं कि वह माँ को प्यार करें। माँ से पापा किसी प्रकार के अपशब्द न बोलें, उस पर हाथ न उठाएं। जो बातें अथवा व्यवहार माँ को पसंद नहीं, जिनसे माँ का दिल दुखता हो, वैसी बातें या व्यवहार पापा न करें। यदि पिता देर रात घर लौटते हैं, घर आकर माँ से दुर्व्यवहार करते हैं, कर्कश बोलते हैं, प्रताड़ित करते हैं, तो पिता द्वारा माँ के प्रति प्रदर्शित किया गया ये नाटक बच्चे को बहुत गहराई तक प्रभावित करता है और उसके दिल में पिता के प्रति प्राथमिक आक्रोश अंकुर बनकर फूटने लगता है। बच्चा चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, पापा का मम्मी के प्रति प्रदर्शित किया गया स्नेह देखकर मन ही मन प्रसन्न होता है। 1 वर्ष की सोनाली भी मम्मी पापा को प्यार करते देख आनंदित आंखों द्वारा और मधुर मुस्कान होठों पर बिखेर कर अपनी प्रसन्नता प्रदर्शित करती है। पत्नी के प्रति अपने प्यार को स्नेह भाव से प्रदर्शित करने वाला व्यक्ति ही अच्छा पिता होता है और ऐसे पिता के बच्चे कम ही बिगड़ पाते हैं। जबकि पति पत्नी के झगड़े देखने, सुनने, सहने वाले बच्चे हमेशा भावनात्मक रूप से तनावग्रस्त रहते हैं। छोटी उम्र के बच्चों के मन में पिता का भय, घर का तना हुआ माहौल ही उन्हें क्रोधी, चिड़चिड़ा और कर्कश बना देता है। यही प्रवृत्ति बच्चों में बिगड़ैलपन को बढ़ावा देती है। बच्चे अभिभावकों का समय चाहते हैं। बच्चे चाहे छोटे हों अथवा बड़े, हमेशा ये चाहते हैं कि अभिभावक उन्हें कुछ समय दें। रोता हुआ बच्चा भी माँ की गोद में जाकर चुप हो जाता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार
बच्चे माँ बाप के जितने पास रहते हैं उनका मानसिक विकास तो संतुलित होता ही है, उनका शारीरिक विकास भी अच्छा होता है। छोटे बच्चों को जब भी माँ अपने पास सुलाती है तो वे सुख की नींद सोते हैं। इसके विपरीत जब बच्चे अकेले सोते हैं तो वे बीच बीच में जागकर माँ का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यदि माँ उन्हें स्नेहिल हाथों से नहीं थपथपाती तो वे जाग जाते हैं। बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था के बच्चे भी चाहते हैं कि अभिभावक उनकी मनोवैज्ञानिक इच्छाओं, अपेक्षाओं को जानें, पूरा करें, उनसे बातचीत करें, विचार विमर्श करें, करियर के चुनाव में उन्हें सहयोग दें, स्कूल, पड़ोस अथवा मित्र मंडली के संबंध में उनकी बातें जानें, उनकी छोटी छोटी सफलताओं और उपलब्धियों की प्रशंसा करें। दिनेश की लिखी और छपी कविता को जब उसके पिता ने समय देखकर रुचि से पढ़ा, सराहा तो उसे बहुत अच्छा लगा। प्रतिदिन वे जो कुछ भी लिखता पिता को दिखाता। पिता द्वारा दिनेश के लेखन में रुचि लेने का परिणाम ये हुआ कि वह एक दिन प्रतिष्ठित कवि बन गया। आज उसके 3 काव्य संग्रह छप चुके हैं। बच्चों का दृष्टिकोण समझें। बच्चे अपने मन की सारी बातें अभिभावकों को बताना चाहते हैं, लेकिन आधुनिक और बड़ा बनने की सोच और ललक ने अभिभावकों को इतना व्यस्त बना दिया है कि उन्हें ये देखने का समय ही नहीं मिलता कि उनके लड़के लड़कियां क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ आ जा रहे हैं, उनके बच्चे घर से कितना जेब खर्च ले जा रहे हैं, उसका क्या उपयोग कर रहे हैं। पिता अपने कामों में इतने अधिक व्यस्त रहते हैं कि वे कई कई दिनों तक अपने बच्चों से मिल ही नहीं पाते। माँ अपनी सहेलियों या किटी पार्टियों में इतनी व्यस्त रहती है कि उन्हें बच्चों की जरूरतों को समझने का समय ही नहीं मिलता। सरला सफेद शलवार कमीज पहनकर अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहती है, जबकि उसके पिता हाई सोसाइटी में रहना सिखाने के लिए स्लीवलेस स्कर्ट पहनाकर जापानी गुड़िया बनाना चाहते हैं। दोनों के दृष्टिकोण और विचारों का ये अंतर दोनों को दूर दूर बनाए रखता है। सरला के सोचने समझने का तरीका पिता को फूटी आंख नहीं सुहाता। वे हमेशा उन्हें देहाती गंवार कहकर बुलाते हैं। एक दिन सरला के पिता ही मुझसे बोले, मैंने तो अब उससे कुछ कहना ही छोड़ दिया है। इसी के प्रत्युत्तर में सरला का विचार है, पापा तो मुझे चाहते ही नहीं। चरित्रवान पापा। देखने, सुनने और समझने में ये बात छोटा मुंह बड़ी बात लगती है, लेकिन बच्चों के दिल पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। बच्चे ये अपेक्षा करते हैं कि उनके मम्मी पापा चरित्रवान हों, एक दूसरे के प्रति निष्ठावान हों। लोग उनके मम्मी पापा को चरित्रवान समझें। पापा के इन्हीं गुणों के कारण समाज में उनकी प्रतिष्ठा हो, वे अपने पापा पर गर्व कर सकें। प्रारंभिक कक्षाओं में मैंने जब भी किसी लड़के के पापा के बारे में कुछ जानना चाहा तो अच्छे पापा के कारण वे गर्व का एहसास कर उनके बारे में बताते। इसके विपरीत कुछ लड़के अपने पापा के कारण मन में हीनता का भाव लाते। ये शाश्वत सत्य है कि बच्चों की इन जरूरतों को पापा के अलावा और कोई दूसरा पूरा नहीं कर सकता। यही कारण है कि पितृविहीन बच्चे कहीं न कहीं अभिशप्त हो ही जाते हैं। बिगड़ैलपन भी इसी पितृविहीनता की देन है। दूसरों के प्रति असम्मान के बीज ना बोएं। बच्चे वही बिगड़ते हैं जिन्हें अपने ही अभिभावकों से निराशा मिलती है। बच्चों पर गर्व करें और उन्हें अपनी अपेक्षा पर खरा उतरने के पर्याप्त अवसर प्रदान करें। बच्चों के सामने हमेशा दूसरों के प्रति असम्मान की कोई बातचीत या व्यवहार ना करें। जब आप स्वयं अपने मित्रों, निकट संबंधियों, पड़ोसियों, सहकर्मियों के प्रति मान सम्मान प्रकट करेंगे, अपनी कथनी और करनी में कोई अंतर न लाएंगे, तो कोई कारण नहीं कि बच्चे अपने से बड़ों का सम्मान ना करें। बच्चों से लाड करें, मगर जरा सोचकर। कुछ मनोवैज्ञानिक का विश्वास है कि बच्चे अभिभावकों का लाड प्यार पाकर ही बिगड़ते हैं। उदाहरण देखिए, बीड़ी पिएगा? 5-6 साल के बच्चे के मुंह पर अभिभावक ने बीड़ी लगा दी। बच्चा अपनी स्वाभाविक मुस्कान फैलाता हुआ सीखे हुए बंदर की तरह हाँ में सिर हिलाने लगा। गोद में लिए हुए बच्चे की इस अदा को देखकर अभिभावक अति लाड प्रदर्शित करते हुए बच्चे के मुंह पर बीड़ी लगाने लगा। आसपास खड़े तमाशा देख रहे घर के अन्य लोग बच्चे को बीड़ी पीते देख हंसने लगे। 5 वर्ष का अबोध बच्चा भी हंसने लगा। पी जा मेरे शेर, आखिर बेटा किसका है? सरदार बलवीर सिंह। और फिर 12-13 वर्ष के किशोर बच्चे के हाथ में विस्की का पैक थमा दिया। बड़ी शेखी से अपनी लाल हो आई आंखों के बच्चे की आंखों में डालते हुए बोला, मैं तो अपने बच्चों को साथ बिठाकर पीता पिलाता हूँ, इसमें चोरी किस बात की? हाँ,
आजकल तो बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, जज, वकील, प्रोफेसर सभी तो पीते हैं। रश्मि, तुम मेरी ये बाजी खोलो, मैं भी आता हूँ। शायद कपूर साहब का फोन है, मुझे उनसे कुछ खास बातें करनी है। वैसे भी वे फोन को जल्दी कहाँ रखते हैं। माँ ने ताश के पत्ते युवा बेटी के हाथ में थमा दिए। अति लाड और प्रगतिशीलता की ये तीनों दृश्य ऐसे मॉड परिवारों से संबंधित हैं जिनके आचरण और सोच में यही कहा जा सकता है कि इस प्रकार का लाड प्यार अंततः बच्चों को बिगाड़ता ही है। लाड के कारण बच्चों में पड़ी हुई ये आदतें उनमें मानसिक विकृतियां ना पैदा करें, इसका ख्याल रखें। जब घर के लोग ही बच्चों से बीड़ी, तंबाकू, पान, सिगरेट, गुटखे आदि मंगवाते हैं तो ये बच्चे भी इन वस्तुओं का स्वाद अवश्य ले लेना चाहते हैं। चूंकि बच्चे परिवार के लोगों को ही अपना आदर्श मानते हैं, इसीलिए वे स्वयं भी अपने आप को इन आदर्शों के अनुरूप बनाना ढालना प्रारंभ कर देते हैं। यदि परिवार के इन सदस्यों का आचरण आदर्शों के प्रतिकूल होता है तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। चूंकि बच्चों की भावनाएं अति कोमल होती हैं, इसीलिए अभिभावकों को चाहिए कि वे लाड प्यार से ऊपर के भाव में बहकर ऐसा कोई काम या आचरण ना करें जो आप अपने बच्चों से नहीं कराना चाहते। अति स्नेह अथवा लाड में आकर बच्चे की प्रत्येक गलती को बच्चा समझकर अनदेखा करना उचित नहीं। इस प्रकार की लापरवाही का अर्थ है कि आप बच्चे को एक और गलती के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। बच्चों को कुछ सामान्य शिष्टाचार की बातें अवश्य सिखाएं, बताएं और समझाएं ताकि वे इन बातों का पालन करें और अपने व्यक्तित्व में इनको व्यवहार में लाएं। जहां दो बड़े बैठकर बातचीत कर रहे हों, वहां बच्चे ना बैठें। यदि कोई मेहमान अथवा पास पड़ोस का व्यक्ति घर में आता है तो उसे औपचारिक अभिवादन करने के बाद वहां से स्वयं बाहर चले जाएं। यदि घर में कोई नहीं है तो उन्हें उचित स्थान देकर शिष्टता से ये पूछें कि किससे मिलना है। इस प्रकार की शिष्टता और शालीनता बच्चों को सभ्य बनाएगी, उनमें वैचारिक क्षमता बढ़ाएगी और आत्मीयता लाएगी। वे सामाजिक जीवन से जुड़ेंगे। बच्चों के प्रति लाड प्यार को मूर्त रूप देने के लिए घर के लोगों को चाहिए कि वे घर आए मेहमानों, सह कुटुंबियों और परिचितों से बच्चों का परिचय कराएं और उन बच्चों को भावनात्मक रूप से इन लोगों से जोड़ें। आप चाहे वैचारिक दृष्टि से कितने ही प्रगतिशील सोच वाले क्यों ना हों, छोटे बड़े के बीच एक मर्यादित दूरी अवश्य बनाए रखें। ये ठीक है कि जब बाप का जूता बेटे के पैर में आने लगता है तो बेटा बाप का मित्र हो जाता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि एक ही टेबल पर दोनों पीने लगें। इस प्रकार की प्रगतिशीलता से बेटे की करतूतें सिर चढ़कर बोलने लगती हैं। इसीलिए सामाजिक वर्जनाओं और आदर्शों को स्वीकारें। बाल्यावस्था के संस्कारों की देन है किशोरों का व्यवहार। जब कोई मुझसे बच्चे के बिगड़ने की शिकायत करते हुए कहता, सर सब कुछ करके देख लिया, इस लड़के ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा, रिश्तेदारों की नजरों से भी गिरा दिया, किसी के सामने मुंह दिखाने लायक भी नहीं रखा। इस प्रकार की शिकायतें करते समय शायद ये भूल जाते हैं कि खुद इन्हीं अभिभावकों ने अति लाड प्यार में आकर कभी इन्हीं बच्चों की अनुचित फरमाइशों को केवल इसीलिए पूरा किया था कि बच्चा है। इन्हीं अभिभावकों ने अपने बच्चों की गलतियों को छिपाया था, अनुचित व्यवहारों पर पर्दा डाला था। अब जब बच्चों की वही बुरी आदतें और व्यवहार सिर चढ़कर बोलने लगे हैं तो अभिभावक परेशान हैं। उन्हें अपने बच्चों की आदतें और व्यवहार इतने अधिक अखरते हैं कि वे तंग आकर बच्चों को प्रताड़ित करते हैं, अपमानित करते हैं, यहाँ तक कि वे मार पीट कर बच्चों को सही रास्ते पर लाने की कोशिश में लग जाते हैं। लेकिन समस्या बढ़ती ही जाती है, बच्चे बिगड़ते चले जाते हैं। ऐसे अभिभावकों को अपनी सोच का मूल्यांकन अपने स्तर पर करके इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि उन्होंने बाल्यावस्था के बदलते संवेगों पर कितना ध्यान दिया है। प्रताड़ित करने से तो बच्चा विद्रोही हो जाता है और वह घर से पलायन करने की सोचने लगता है। इस प्रकार की सोच मन में आते ही बच्चे अनुशासनहीनता करने लगते हैं और मौका पाते ही घर से भाग जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार प्रतिवर्ष लगभग 1 लाख किशोर घर से भागते हैं। घर से भागने वाले 80% बच्चे अभिभावकों द्वारा प्रताड़ित अथवा अपमानित होते हैं। बच्चों के प्रमुख संवेग निम्न प्रकार के होते हैं जो अवस्था, स्थिति और अभिभावकों के सहयोग के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। उनके प्रभाव में अंतर आता रहता है। भय, क्रोध, ईर्ष्या, प्रेम, घृणा आदि बच्चों की मानसिकता को प्रभावित करते रहते हैं। इसीलिए बाल्यावस्था में बच्चों को परिवार में ऐसे संस्कार दिए जाएं जिनसे उनके संवेगों को रचनात्मक दिशा मिल सके, गलत संस्कारों में सुधार किया जा सके।
इस प्रकार से संवेगों का ये मार्गांतरण बच्चों में बिगाड़ की स्थिति निर्मित न होने देगा। बाल्यावस्था संस्कार देने की अवस्था। बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए बाल्यावस्था में ही संस्कारों की नींव डालें। हर माता पिता की इच्छा होती है कि उसका लाडला बड़ा होकर उसका नाम रोशन करे, उसके बुढ़ापे का सहारा बने। लेकिन ये तभी संभव है जब बाल्यावस्था से ही उसमें प्रभावशाली सामाजिक संस्कार डाले जाएं। माँ बालक की प्रथम गुरु समझी जाती है, अतः संस्कार डालने का दायित्व पिता के साथ साथ माँ का भी होता है। इतिहास साक्षी है कि जब भी माँ ने बेटे में अच्छे संस्कार डाले हैं, तब बच्चों ने योग्य बनकर परिवार का नाम रोशन किया। यदि आप बच्चों में कुछ अच्छे संस्कार डालना चाहते हैं तो प्रारंभ में इतना अवश्य करें कि वे स्वावलंबी और अनुशासन प्रिय बने। इसके लिए आप बच्चे को विश्वास में लेकर व्यवहारिक सोच अपनाएं और नंबर 1, उसकी योग्यता, प्रतिमा और क्षमता में विश्वास व्यक्त कर उसे अपने स्तर पर काम करने, सोचने समझने का अवसर दें। नंबर 2, उसके अच्छे कार्यों, व्यवहारों, उपलब्धियों, प्रयासों की प्रशंसा करें ताकि उसमें काम करने की ललक, इच्छा और उत्साह हमेशा बना रहे। नंबर 3, उसकी किसी अज्ञानता का मजाक ना उड़ाएं, बल्कि उससे संबंधित अन्य बातों की जानकारी दें ताकि उसके चिंतन को सफलताओं का खुला आकाश मिले। नंबर 4, बच्चों को जोर जोर से पढ़ने और बोल बोल कर सुंदर लिखने के लिए प्रेरित करें। नंबर 5, तनावों से घिरे बच्चों के साथ हमेशा सहानुभूति से पेश आएं और उन्हें सांत्वना दें। नंबर 6, बच्चों के साथ कभी भी संवादहीनता की स्थिति निर्मित न होने दें। जिस प्रकार ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार बच्चों और अभिभावकों के बीच संवादहीनता का व्यवहार बच्चों की मानसिकता और सोच को पंगु कर देता है। माँ बाप और बच्चों में सरसता और जुड़ाव के सारे स्रोतों को बंद कर देता है। नंबर 7, बच्चों पर अनुशासन थोपने के बजाय उन्हें स्वयं अनुशासन स्वीकारने के लिए प्रेरित करें। कान खोल कर सुन ले, चुल्लू भर पानी में डूब मर, दफा हो जा मेरी आंखों के सामने से, जैसी चेतावनी भरी कर्कश बातें बच्चों से भूल कर भी ना करें। घर पर दें अनुशासन के संस्कार। भाग दौड़ की व्यस्तता भरे जीवन में आजकल अभिभावकों को इतना समय नहीं मिलता कि वे बच्चों को पर्याप्त समय दें, उन पर पूरी नजर रखें। इसके बाद भी इतना तो अवश्य करें कि परिवार के सभी सदस्यों में परस्पर प्रेम और सहयोग की भावना विकसित हो। उन्हें घर और सामाजिक जीवन में अनुशासन के तमाम संस्कार दिए जाएं। अनुशासन से हमारा आशय केवल इतना ही है कि बच्चे माता पिता के निर्देशानुसार कार्य करें, लेकिन पारिवारिक जीवन में बच्चों का आचरण ठीक इसके विपरीत होता है। अनुशासन व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक ऐसा आभूषण है जिसे वह चाहे जहां और चाहे जिस पोशाक के साथ पहन सकता है। इसीलिए अभिभावक बच्चों को समझाने, झिड़कने, यहाँ तक कि कभी कभी धमकाने तक का कार्य करते हैं। अनुशासन के दायरे में बच्चों को लाने के लिए कभी कभी कुछ और उपाय भी किए जाते हैं, लेकिन इन सब उपायों के बाद भी बच्चों पर न तो अनुकूल प्रभाव पड़ता है और न ही वे अनुशासन के प्रति गंभीरता बरतते हैं। वास्तव में अनुशासन स्थापित करने में अभिभावकों के ये सारे उपाय अनावश्यक ही हैं। बच्चों का स्वास्थ्य, प्रकृति, रुचि, खान पान, वातावरण, सोच, जीवन के प्रति आदर्श आदि इतने भिन्न भिन्न होते हैं कि बच्चों पर एक जैसे नियम लागू हो ही नहीं सकते। इसीलिए बच्चों से अनुशासनहीनता का रोना मनोवैज्ञानिक व्यवहार नहीं है। इस विषय में अभिभावकों को भी तब तक कोई पहल नहीं करनी चाहिए जब तक कि वे बच्चों की आदतों, इच्छाओं और परिस्थितियों से भली भांति परिचित न हों। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बच्चों पर घर में अनुशासन लादने का कोई भी प्रयास उन्हें सुधार नहीं सकता, क्योंकि बच्चों की प्रकृति को जाने बिना उन्हें सुधारने के प्रयास न केवल उन्हें उद्दंड, क्रोधी, प्रतिशोधी, भीरु और उच्च श्रृंखल बनाते हैं, बल्कि उनके व्यक्तित्व को भी कुंठित करते हैं। घर में बच्चों के बिगड़ने के बीज किस प्रकार से अंकुरित होते हैं, इसका यहाँ एक उदाहरण ही पर्याप्त होता है। नीले रंग का छोटा सा खुशबूदार लिफाफा, उसके साथ चमकता हुआ 1 रुपए का सिक्का 8 वर्षीय नेहा के हाथ पर रखते हुए मम्मी ने कहा, इसे पड़ोस के अंकल को दिया और देख, इसे और किसी को मत देना। 8 वर्षीय नेहा की आंखों में आज्ञाकारी शिक्षा का भाव था। माँ ने लिफाफा नेहा के हाथों में दबाते हुए कहा, देख, अंकल तुझे कोई कागज या लिफाफा दें तो मुझे ही ला कर देना, और एक टॉफी नेहा के हथेली पर रख दी। घर से मिले हुए ये संस्कार बच्चों की मानसिक सोच को कितना विकृत करते हैं, इसका अनुमान किसी अभिभावक को नहीं होता।
फिर बच्चों से कराए जाने वाले ऐसे गलत कार्य हैं जिन्हें अभिभावक ये सोचकर कराते हैं कि बच्चा नासमझ है, जबकि वस्तु स्थिति ये है कि बच्चा सब कुछ समझता है। क्या बच्चा ये नहीं समझता कि वे जो पत्र अंकल आंटी अथवा दीदी के लिए ले जा रहा है उसमें जरूर घपला है, तभी तो छिपाया जा रहा है। मेहनत, ईमानदारी, साधनों और संबंधों की पवित्रता आदि संस्कार घर की देन होते हैं। आप भी बच्चों के दिमाग में ये बात अच्छी तरह से बिठा दें कि ईश्वर हमें हमेशा अच्छाई के मार्ग पर चलने की शक्ति, प्रेरणा और साहस देता है, बुराइयों से बचाता है। इसीलिए ईश्वर को हमेशा ध्यान में रखें। पड़ोस से मिली मानसिक विकृतियां। कभी कभी अभिभावक बच्चों से कुछ गलत काम जैसे पड़ोस के घरों में ताक झांक आदि ये सोच कर कराते हैं कि बच्चा उसके अर्थ को नहीं समझता है, जबकि बच्चे सब कुछ समझते हैं। जैसे कि यदि आप पड़ोस की आंटी की कुछ बातें कुरेद कुरेद कर बच्चों से पूछते हैं तो बच्चों को भी तो मजा आता है। वे कुछ बातों के साथ साथ आपको ऐसी बातें भी बताकर आपके प्रिय बने रहना चाहते हैं जो आपकी रुचि की हैं अथवा जो आपको अच्छी लगती हैं। कहने का आशय ये है कि बच्चों से जासूसी कराने जैसे व्यवहार बच्चों को समय से पहले ही बड़ा बना देते हैं और वे फिर इन व्यवहारों को अपने ऊपर ही लागू करने लगते हैं। जबकि सच तो ये है, असलियत का पता लगते ही बच्चों में हीन भावना आ जाती है। वे अपने आप को इन कार्यों के लिए अपराधी और गुनहगार पाते हैं। वे अपने इन व्यवहारों के लिए अपने आप को हमेशा दोषी समझते रहते हैं और अपराध बोध से मुक्त नहीं हो पाते। इस सच को भी जान ले कि बच्चों की पारखी सोच बड़ी पैनी होती है। वे आपकी आंखों की भाषा भी सरलता से पढ़ लेते हैं। चूंकि आप उन्हें प्रलोभनों से प्रभावित करते हैं, इसीलिए वे जानकर भी अनजान बन आपकी अनुचित इच्छाएं पूरी करते रहते हैं। लेकिन यह स्थिति हमेशा नहीं बनी रहती और सच का आभास होते ही स्थिति या तो विस्फोटक हो जाती है या फिर आपका बना बनाया खेल बिगड़ जाता है। और दोनों ही स्थितियों में बच्चों की मानसिकता विकृत होती है, कभी अपने किए हुए कार्यों पर और कभी इन कार्यों के कारण मन में उपजी हीनता के कारण। अपराध बोध की ये हीनता उसे घर से और अपनों से दूर कर देती है। घर और पड़ोस से शुरू हुआ इस प्रकार का बिगाड़ बच्चों को अनेक विषम परिस्थितियों, समस्याओं और उलझनों में डाल देता है। यहाँ तक कि अपनी इस सोच के कारण ही बच्चे दब्बू, भीरू, एकांत प्रिय होकर ब्लैकमेल का शिकार होते हैं। अनेक प्रकार की हीनताओं से घिरकर असफलता का मुख देखते हैं। मित्र मंडली। घर से निकलकर बच्चा स्कूल में अन्य साथी बच्चों के संपर्क में आकर उनसे जुड़ता है। कक्षा में साथ साथ बैठना, बोलना, कभी कभी कुछ खाना, खेलना, हंसना आदि व्यवहारों के कारण उनमें परस्पर मैत्री भाव पैदा होते हैं। स्कूल में कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर, गली मोहल्ले में बच्चों का अधिकांश समय उनके मित्रों के साथ व्यतीत होता है। इस संपर्क में चरित्र की अनेक बातें साथ ही बच्चों पर प्रभाव डालती हैं। ये बातें और व्यवहार ही जब अच्छे लगते हैं तो उनमें मैत्री भाव पैदा होता है। वे ऐसे साथी बच्चों का संपर्क पाकर प्रसन्न होते हैं जिनकी बातें उन्हें अच्छी लगती हैं। ऐसे बच्चे यदि अच्छे चरित्र, अच्छे संस्कारों वाले अच्छे परिवारों के होते हैं तो ये मैत्री संबंध भी प्रगाढ़ होते हैं, विकसित होते हैं। हीन भावनाओं के कारण कुछ बच्चे संकोची होकर पीछे की बेंचों पर बैठने लगते हैं। ऐसे बच्चे दब्बू, एकांत प्रिय हो जाते हैं और स्कूली जीवन में भी अच्छे मित्रों से वंचित रह जाते हैं। मित्रों का होना बच्चों के व्यक्तित्व विकास की एक अनिवार्य आवश्यकता है, क्योंकि मित्र का साथ पा जाने के बाद बच्चे का मानसिक विकास तीव्र गति से होने लगता है। उसमें विषम परिस्थितियों में भी समन्वय करने की शक्ति आ जाती है। उसका मनोबल बढ़ने लगता है। मनोवैज्ञानिकों का मत है कि बच्चे के आंतरिक और बाहरी व्यक्तित्व विकास के लिए मित्रों का होना नितांत आवश्यक है। वास्तव में साथी बच्चों का साथ पाकर उसके व्यक्तित्व में निखार आता है। बच्चे साथी मित्रों के व्यक्तित्व को तराशने का काम करते हैं। बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होती है जो उन्हें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। बच्चों का सामाजिक विकास होता है। साथी मित्रों का संपर्क तनावों से मुक्त रखता है और मानसिक संतुष्टि का एहसास कराता है। उन्हें परिवार और समाज के प्रति निष्ठावान बनाए रखता है। पारिवारिक संबंधों के प्रति आस्था और निष्ठा भरपूर मित्र मंडली ही बनाती है। सच तो ये है कि मित्र ही उसे मानवीय गुणों का खुला आकाश देते हैं। इसीलिए अभिभावकों को चाहिए कि बच्चों के मित्र बनवाने में भी वे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अवश्य ही सहयोगी बने। अच्छे मित्र बच्चों के वर्तमान और भविष्य को सजाते संवारते हैं। उसी प्रकार से अमीर मित्रों की मित्रता बच्चों के भविष्य को बिगाड़ती है। स्कूली जीवन में कभी कभी जाने अनजाने में
मध्य वर्गीय घरों के बच्चों की मित्रता धनी परिवार के बच्चों से हो जाती है, या फिर वह स्वयं ही ऐसे बच्चों से मित्रता पाने की इच्छा करने लगते हैं। इस प्रकार की मित्रता से मध्य वर्गीय परिवारों के बच्चे बड़े लोगों में बच्चों के रहन सहन, उनकी घड़ी, महंगी टाई, गॉगल्स, कार, जूते, पर्स में रखे नोटों आदि से इतने आकर्षित होते हैं कि उनके मन में जहां इन बच्चों को मित्र बनाने की बातें आने लगती हैं, वहीं वे अपने आप में हीनता पालने लगते हैं। ऐसे बड़े लोगों के बच्चों को देखकर मध्य वर्गीय परिवारों अथवा निम्न वर्गीय परिवारों के बच्चों को अपनी जिंदगी हीन लगने लगती है। भावनाओं की ये हीनता ऐसे बच्चों को मन ही मन दुखी करने लगती है। वे पारिवारिक उपेक्षा अथवा अन्य कारणों से मानसिक रूप से असंतुष्ट, विद्रोही और गुस्सैल बनने लगते हैं। मध्य वर्गीय परिवार के बच्चे कभी कभी इन अमीर मित्रों की बराबरी करने के लिए झूठ, दिखावे, शेखी आदि का सहारा लेते हैं, और दूसरी ओर बड़े घरों के बच्चे अपनी झूठी प्रशंसा और बॉसपन पाकर घमंडी और दंभी बन जाते हैं। वास्तविकता ये है कि बड़े लोगों से बराबरी करने के चक्कर में मध्य वर्गीय घरों के लड़के अपने अभिभावकों से अधिक जेब खर्च की मांग करते हैं, और फिर जब इन खर्चों की पूर्ति नहीं हो पाती तो घर से ही चोरी अथवा हेरा फेरी करने लगते हैं। बात जब बिगड़ने लगती है तो ये बच्चे अपनी इस हीन अवस्था के लिए अपने ही माँ बाप को कोसते हैं, लड़ते झगड़ते हैं और अंत में पटरी से उतरकर अपने इन धनी मित्रों के पिछलग्गू बन जाते हैं। उनकी कृपा पर पलने लगते हैं। वे अपने इन मित्रों का उपयोग अपने प्रभाव को बढ़ाने, अपने सर्वस्व को बनाए रखने के लिए करते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी ये बड़े लोग अपने इस प्रकार के मित्रों का उपयोग गलत कामों के लिए भी करने लगते हैं। हर्ष के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। सोनू की मित्रता पाते ही हर्ष का रंग ढंग बदलने लगा। वह कभी सोनू के कपड़े पहनता तो कभी सोनू की घड़ी। शीघ्र ही साथी मित्र उसे सोनू का चमचा कहकर चिढ़ाने लगे। बात सही थी, इसीलिए कुछ दिनों तक तो वो सुनता सहता रहा, लेकिन उस दिन उसकी आंखें खुली जब दोस्तों के सामने सोनू ने उसे केवल इसलिए डांट दिया कि उसने सोनू के कहने पर भी कक्षा की लड़की सोनिया की बाइक की हवा निकालने के लिए मना कर दिया। सोनू भला इतनी सी बात कैसे सहन करता? वह आग बबूला हो गया। हमारी बिल्ली, हमसे ही मियाऊं, तेरी इतनी हिम्मत? 2 पैसे का आदमी, तू इतनी जल्दी अपनी औकात भूल गया? एहसान फरामोश कहीं का। साथी मित्रों के सामने भला हर्ष इतना अपमान कैसे सहन करता? देख लूंगा, कहकर सोनू से बदला लेने के लिए अपनी शक्ति बढ़ाने लगा। आशय ये है कि स्कूल कॉलेजों में इस प्रकार के लड़के गुटबाजी का शिकार होकर न केवल अपना भविष्य बिगाड़ते हैं, बल्कि मित्रता के नाम पर साथी लड़कों का भविष्य भी बिगाड़ते हैं। इसीलिए ऐसे अमीर बाप के बेटों की दोस्ती पाने के लिए लालायत ना हो, ना ही उनके इशारों पर नाचें। गांव कस्बों से लड़के जब शहरों के स्कूल कॉलेजों में प्रवेश पाते हैं तो उनका अधिकांश समय अपने ऐसे ही मित्रों के साथ व्यतीत होता है। कभी कभी ये लड़के अपने बॉस मित्र की कमजोरियों से भी परिचित होकर उनसे लाभ उठाने की सोचते हैं। दादा किस्म के लड़कों की ये कमजोरियां धूम्रपान से प्रारंभ होकर ड्रग्स तक हो सकती हैं। बड़े घरों के लड़के अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए इन साथी मित्रों को भी गुमराह करने लगते हैं। उन्हें अपनी गाड़ी में घुमाना, होटल में चाय कॉफी पिलाना या फिर बियर पार्टी देना इनके शुगल बन जाते हैं। बस छात्र बच्चों को बिगड़ने के लिए इससे अधिक क्या चाहिए? यदि इन बच्चों को राजनैतिक संरक्षण मिल जाता है तो इन बिगड़ैल लड़कों की स्थिति नीम चढ़े करेले जैसी हो जाती है, क्योंकि नेताओं को भी भीड़ जुटाने के लिए इन्हीं बिगड़े बच्चों की आवश्यकता होती है। राजनीतिकों का संरक्षण पाकर ये बिगड़ैल बच्चे बेखौफ होकर नित्य नई नई करतूतें करते जाते और इस तरह अपराध के प्रति इनका डर खत्म हो जाता है और अपराध करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। स्कूली गतिविधियों पर नजर रखें। घर से निकलकर बच्चा स्कूल पहुंचता है। 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों का अधिकांश समय स्कूल में व्यतीत होता है। स्कूल वह संस्कार स्थली है जहां बच्चों को नए लड़कों, लड़कियों, मित्रों, शिक्षकों से समन्वय करना पड़ता है। बच्चों का सामना कई बार ऐसे शिक्षकों या लड़कों से हो जाता है जो उनके व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। बच्चों को बनाने बिगाड़ने के इस व्यवहार में स्कूलों की बड़ी भूमिका है। इसीलिए अभिभावकों को अपने बच्चों के संबंध में स्कूली गतिविधियों पर नजर रखने की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि जिन स्कूलों को हम व्यक्तित्व बनाने का दायित्व सौंपते हैं वहां ही कभी कभी बच्चों के व्यक्तित्व को बिगाड़ने की परिस्थितियां भी बन जाती हैं। ये सच है कि हर व्यक्ति के जीवन का लगभग 6वां भाग स्कूल में व्यतीत होता है। इसे जीवन के निर्माण का समय भी कहा जाता है। वास्तव में जीवन का ये सर्वोत्तम समय होता है,
क्योंकि व्यक्ति जो भी बनता है उसकी नींव इस समय में ही रखी जाती है। इस समय में पड़ी हुई आदतें, संस्कार और व्यवहार उसके संपूर्ण जीवन को प्रभावित करते हैं। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों का इस अवस्था में जो शारीरिक और मानसिक विकास होता है उसका प्रभाव बच्चे के वर्तमान और भविष्य पर पड़ता है। इस अवस्था में ही उसे अच्छे लड़कों की दोस्ती मिल जाती है और अच्छे अध्यापकों का सहयोग भी मिल जाता है। इन अच्छे अध्यापकों का स्नेहिल और आत्मीय व्यवहार बच्चों की अभिरुचियों को विकसित करने में सहयोगी बनता है। वहीं यदि बच्चों को कक्षा के लड़कों का सहयोग, मैत्री भाव और अध्यापकों का सहयोग, स्नेह और प्रोत्साहन नहीं मिलता तो उनके अभिरुचियों में निष्क्रियता आ जाती है। वे पढ़ाई लिखाई में पिछड़ने लगते हैं। कक्षाओं से भागना और भागकर आवारा फिरना इनकी आदत बन जाती है। कक्षाओं से पलायन करने वाले ऐसे बच्चे जातिगत, आर्थिक और सामाजिक हीनता से ग्रसित होने लगते हैं। हीनता का ये भाव ही उनमें द्वेष भावना और ईर्ष्या के रूप में प्रकट होने लगता है, जो इन्हें न केवल बिगाड़ता है बल्कि ऐसे बच्चे ही अपराधों की ओर बढ़ने लगते हैं। स्कूलों में बच्चों की भीड़ में बहुत कम बच्चे ही अध्यापकों की निकटता पाते हैं। अध्यापकों की ये उदासीनता बच्चों की प्रतिभा को प्रभावित करती है। यदि अध्यापक बच्चों में रुचि लेते हैं, उन पर व्यक्तिगत रूप से नजर रखते हैं, तो बच्चे जरूर आगे बढ़ते हैं। जबकि आजकल स्कूलों में इस बात का अभाव है। यही कारण है कि बच्चों और अध्यापकों में भावनात्मक संबंध स्थापित हो ही नहीं पाते। शिक्षा के व्यवसायीकरण का प्रभाव सीधे रूप में बच्चों पर पड़ा है। ऊंची ऊंची फीसें, शिक्षा के नाम पर साधन संपन्नता, फैशन, ग्लैमर और दून संस्कृति के प्रभाव ने बच्चों की मानसिकता को इतना अधिक प्रभावित किया है कि आर्थिक रूप से संपन्न बच्चे सरकारी स्कूलों से नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं। स्कूली अनुशासन के प्रति उनकी निरंतर बढ़ती नाराजगी उन्हें स्कूलों से दूर कर रही है। सरकारी स्कूलों की स्थिति खैराती अस्पतालों जैसी हो गई है, जहां आकर बच्चे प्रसन्न नहीं अप्रसन्न होते हैं। चूंकि शिक्षा अब अमीर गरीब वर्गों में विभाजित हो गई है, इसीलिए स्कूल संबंधी सारी व्यवस्थाएं ही बदल गई हैं। उधर अध्यापकों में भी अपने छात्रों के प्रति वे भाव नहीं रहे जो विद्यार्थियों को संस्कारवान बनाते थे। अतः स्कूलों का वातावरण दिनों दिन नीरस, उबाऊ और आकर्षण विहीन होता जा रहा है। अध्यापक और विद्यार्थी दोनों ही एक दूसरे को स्वीकार नहीं करते। यही कारण है कि जहां बच्चों के भविष्य को सजना संवरना चाहिए था, वहीं वह अपेक्षित ध्यान के अभाव में बिगड़ रहा है। अनेक प्रयासों के बाद भी स्कूली जीवन में छात्रों की समस्याएं बढ़ रही हैं। समाज जिस प्रकार अमीर गरीब के वर्गों में बंट गया है, शिक्षा और स्कूल भी इन्हीं वर्गों में बंट गई है। व्यवहारिक संस्कारों के अभाव में इन स्कूलों में छात्रों की नकारात्मक सोच ही अधिक विकसित हो रही है। सच तो ये है कि संस्कार विहीन शिक्षा आज अधिक सुलभ है। विद्यालय जाने के लिए इन छात्र छात्राओं को एक लंबा रास्ता पैदल, बस, स्कूटर अथवा साइकिल से पार करना पड़ता है। रास्ते में उनका ध्यान चौराहों पर लगे अश्लील फिल्मी पोस्टरों पर जाता है। साथ ही लड़कों लड़कियों से इस विषय पर बातचीत करते हैं। इस प्रकार की बातचीत से बच्चों की यौन भावनाएं उभरती हैं। वे इस बारे में और अधिक जानने का प्रयास करते हैं, जो उन्हें पढ़ाई लिखाई से दूर करता है। स्कूल अथवा स्कूल के रास्ते में ही उन्हें कक्षा के अथवा अपने से बड़ी कक्षा के छात्रों की दादागिरी भी सहनी पड़ती है। रैगिंग के नाम पर वरिष्ठ कक्षाओं के लड़के लड़कियां अपने से छोटी कक्षाओं के नए लड़कों और लड़कियों को इतना आतंकित करते हैं कि स्कूल, शिक्षा और शिक्षकों से घृणा होने लगती है। ऐसे लड़के या तो स्कूल छोड़कर भाग जाते हैं या फिर शेर का सवा शेर बनकर उन्हीं बिगड़ैल लड़कों में शामिल हो जाते हैं जिनका वर्चस्व पहले ही है। विपरीत सेक्स का आकर्षण। दक्षिण दिल्ली के पुलिस सह आयुक्त आमोद कंठ के अनुसार बच्चों के बिगड़ने के 3 कारण हैं: पैसा, लड़की के प्रति आकर्षण और पारिवारिक विवाद। इनमें से लड़कियों के प्रति आकर्षण स्कूली जीवन से ही प्रारंभ हो जाता है। लड़के लड़कियों में किशोरावस्था में ही विपरीत सेक्स के प्रति आकर्षण उनकी आंखों में सहज रूप में उभरने लगता है। यह आकर्षण ही कभी स्कूल की किसी लड़की या कभी कभी कक्षा की मिस के प्रति भी पनपने लगता है। राज कपूर ने अपनी फिल्म मेरा नाम जोकर में किशोर मन की इन भावनाओं को बड़े ही स्वाभाविक रूप से प्रस्तुत कर प्रमाणित कर दिया कि किशोर मन की यौन भावनाओं को सामाजिक वर्जनाओं के बंधन भी नहीं रोक पाते। अपनी ही टीचर के प्रति उमड़ता यौन आकर्षण किसी एक लड़के की कमजोरी नहीं
बल्कि स्कूल कॉलेजों में पढ़ रहे ऐसे हजारों राजू हैं जिनकी यौन भावनाएं स्कूल की छात्राओं पर इतनी अधिक उमड़ने लगती हैं कि वे उनकी कल्पनाओं में खो जाते हैं और एकांत पाते ही उनकी ये भावनाएं रंग लाती हैं, जिसके लिए वे कुछ भी करने के लिए विवश हो जाते हैं। इस विषय में मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि एकांत पाकर किशोर मन की यौन ग्रंथियां सक्रिय हो जाती हैं और उनसे होने वाला स्त्राव उन्हें कुछ नया, अनोखा और रोमांचकारी करने के लिए प्रेरित करने लगता है। स्कूलों में पढ़ने वाले अधिकांश लड़के लड़कियों में यौन भावनाएं पैदा होती हैं, जिन्हें यदि उचित दिशा ना मिले तो ये भावनाएं ही उनमें बिगाड़ पैदा करती हैं। इसीलिए स्कूल के प्रति अभिभावकों की सोच व्यवहारिक होनी चाहिए। स्कूल का वातावरण, स्कूल का आकर्षण बच्चों को चरित्रवान, अनुशासित और महत्वाकांक्षी बनाता है। जिन विद्यालयों में साधनों का अभाव रहता है, वहां का वातावरण बच्चों को आकर्षित नहीं कर पाता। ऐसे विद्यालयों के बच्चे स्कूल अथवा कक्षा से भागकर अपना स्कूली समय गलियों, बाजारों, सिनेमा के आसपास, पार्कों अथवा रेलवे स्टेशन आदि पर बिताते हैं, जहां इन्हें असामाजिक लोग आकर्षित कर लेते हैं। इस प्रकार का आकर्षण बच्चों को बिगाड़ने के लिए प्रेरित करता है। पढ़ाई लिखाई में पिछड़े बच्चे घर और घर के बाहर मानसिक तनाव में रहते हैं। लड़ झगड़ कर वे अपने इस तनाव को कम करना चाहते हैं, जबकि लड़ाई झगड़े का ये व्यवहार उन्हें और अधिक बिगाड़ देता है। स्कूलों से पलायन करने वाले बच्चे उन बिगड़ैल बच्चों का साथ पा जाते हैं जो पहले से ही पढ़ाई लिखाई में पिछड़े हुए होते हैं। ऐसे कुंठित और बिगड़े हुए बच्चे इन्हें बीड़ी सिगरेट पीना सिखा देते हैं, गुटखा खाने की आदत डाल देते हैं, घर से पैसे चुराने अथवा हेरा फेरी करने की कला सिखा देते हैं। झूठ बोलना, बहानेबाजी करना, लड़कियों को छेड़ना आदि आम बातें हो जाती हैं। ऐसे लड़कों का जो समय स्कूल अथवा घर में पढ़ने लिखने में व्यतीत होना चाहिए, उस समय को ये ताश खेलने आदि में व्यतीत करने लगते हैं। ऐसे किशोर बच्चे अपनी यौन भावनाओं की संतुष्टि के लिए दीवारों पर अश्लील बातें लिखने लगते हैं, चित्र बनाने लगते हैं, यहाँ तक कि अवसर मिलने पर लड़कियों के साथ अश्लील छेड़छाड़ में अपनी बहादुरी समझते हैं। गलियों में आवारा फिरते ऐसे बच्चे अन्य बच्चों के साथ छोटे मोटे अपराध करने लगते हैं और फिर धीरे धीरे बड़े अपराधियों के इशारे पर हाथ की सफाई दिखाने लगते हैं। इस प्रकार से उनका प्रारंभिक अपराधी जीवन व्यतीत होने लगता है। आशय ये है कि जब किशोर बच्चों की ये अवस्था स्कूल अथवा कक्षा में नहीं बीतती, तो ऐसी जगह पर व्यतीत होती है जहां उसे भरपूर मजा मिलता है। यौन संतुष्टि के लिए ऐसे बच्चे ही हस्त मैथुन करने लगते हैं या फिर समलिंगी मैथुन की ओर आकृष्ट हो जाते हैं। इस अवस्था के लड़के ही नहीं, कुछ लड़कियां भी सामाजिक और पारिवारिक संरक्षण प्रोत्साहन पाकर किशोर अवस्था में ही कुछ ऐसे अपराध अथवा गैर कानूनी हरकतें करने लगती हैं जो देश के कानून और व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन जाता है। तूफानी परिवर्तनों की अवस्था। मनोविज्ञान के अनुसार किशोर अवस्था बड़े उत्साह, उमंग और रंगीन कल्पनाओं की कच्ची उम्र होती है। कुछ लोग इसे तूफानी परिवर्तनों वाली अवस्था कहकर भी इस उम्र के बच्चों के साथ स्नेहिल और आत्मीय व्यवहार की सलाह देते हैं। किशोर अवस्था के लड़के लड़कियां बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। सिनेमाई संस्कृति, फैशन, डिस्को, डांस, पार्टियां और ग्लैमर की चमक धमक, टीवी तथा भोगवादी हाईफाई संस्कृति और भौतिक सुख सुविधाओं के कारण इनकी इच्छाएं, आकांक्षाएं बड़ी हैं। अभाव सहन करना अथवा अभावों में रहना इन्हें पसंद नहीं, क्योंकि अभिभावकों के लाड प्यार ने इन्हें कभी अभावों का एहसास ही नहीं होने दिया और न ही अभिभावकों ने इन किशोरों को जीवन की कठोर वास्तविकताओं से ही परिचित कराया। इसीलिए किशोर अवस्था के बच्चे प्राय दीवा स्वप्नों में जीने के आदी हो जाते हैं। किशोर अवस्था के बच्चों के बारे में अभिभावकों की सोच भी वर्तमान से मेल नहीं खाती। वे हमेशा अतीत की बातें सोच सोच कर अपने इन किशोरों से भी उसी प्रकार की अपेक्षाएं करते हैं, जबकि अतीत तो मरा हुआ होता है और बच्चे वर्तमान और भविष्य में जीना चाहते हैं। परस्पर सोच के इस अंतर के कारण किशोर अवस्था के लड़के लड़कियां और अभिभावकों के बीच खींचतान और नोक झोंक होती रहती है। मित्र मंडली और स्कूली गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में ये बात खुलकर सामने आई है कि किशोर अवस्था को प्राप्त लड़के लड़कियां सहज सरल व्यवहारों से हटकर कुछ इस प्रकार के आचरण व्यवहार करते हैं कि अभिभावकों को लगता है कि उन्हें नए जमाने की हवा लग गई है। वे किशोर अवस्था के अपने इन बच्चों की विचित्र क्रियाओं पर कुछ अधिक ही ध्यान देने लगते हैं। किशोर अवस्था में अभिभावकों और बच्चों में पटरी मेल ना खाने के अन्य अनेक कारणों में एक कारण ये भी है कि दोनों ही परस्पर समन्वय करना ही नहीं चाहते।
तीव्र यौन आकर्षण की अवस्था। विपरीत सेक्स के प्रति स्वाभाविक आकर्षण इस उम्र की सबसे बड़ी विशेषता होती है। लड़के लड़कियों में जनन हार्मोन्स की सक्रिय हो जाने के कारण किशोर अवस्था में भावनाओं का आवेश बहुत तीव्रता से भड़का हुआ होता है। मानसिक परिपक्वता के अभाव में कच्ची उम्र की इन भावनाओं को भड़काने में हमारी फिल्में और टीवी सीरियल आग में घी का काम कर रहे हैं। किशोर मन का भटकाव लड़के लड़कियों को पथ भ्रष्ट कर रहा है। जहाँ तक इस उम्र के लड़के लड़कियों में आए शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों का संबंध है, वे इस अवस्था में अपने हम उम्र लड़के लड़कियों के संपर्क में आना चाहते हैं। इस अवस्था में लड़कियों में चेहरे की कमनीयता और लावण्य उनकी आंखों में दिखाई देने लगता है। इन सब का एहसास तो लड़के लड़कियों में होता है, लेकिन वे इन भावों को प्रकट नहीं कर पाते। मनोवैज्ञानिक प्रभावों को स्पष्ट करते हुए स्त्री मनोविज्ञान की पारखी मनोविद एरिका जोंग का कथन है कि लड़के लड़कियां अपने भावी जीवन साथी की कल्पनाएं भी इस उम्र में करने लगते हैं। बाहरी आकर्षण को ही वे जीवन का सच समझने लगते हैं। यही कारण है कि किशोर अवस्था में अधिकांश लड़के लड़कियां जीवन में कहीं न कहीं भटकाव की स्थिति निर्मित कर लेते हैं। राष्ट्रीय परिवार कल्याण संस्थान ने अभी हाल ही में एक सर्वेक्षण किया है, जिसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इस सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 15% लड़के लड़कियां किशोर अवस्था में ही यौन अनुभवों को प्राप्त कर चुके होते हैं। इसका अर्थ ये है कि किशोर अवस्था में संयम रखने वाले लड़के लड़कियों की संख्या दिनों दिन घटती जा रही है। बिगड़ाव की स्थिति के लिए दोषी कौन? अंतःस्रावी ग्रंथियों का शरीर और मन पर प्रभाव। बच्चों का शारीरिक विकास उनके मानसिक विकास को प्रभावित करता है। विकास क्रम में शरीर और मन को अंतःस्रावी ग्रंथियां प्रभावित करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों से जहां लड़के लड़कियों के शारीरिक अंगों का विकास होता है, वहीं शरीर के अंदर व बाह्य अवयवों में भी परिवर्तन होते हैं, जो मानसिक रूप से अपना प्रभाव दिखाते हैं। बाल्यावस्था में लड़के भिन्न लिंगी व्यक्तियों को नापसंद करते हैं, किंतु किशोरावस्था के आते ही ये नापसंदगी पसंदगी में बदलने लगती है। लड़के लड़कियां अपने आप को आकर्षक बनाने के लिए सजने संवरने लगते हैं। लड़के अपना अधिकांश समय लड़कियों को ताकने में बिताते हैं, जबकि लड़कियां बार बार अपने आप को मंत्रमुग्ध सी देखती रहती हैं। लड़के लड़कियों से बात करने की चाह में समय व्यतीत करने लगते हैं। ये सब अंतःस्रावी ग्रंथियों के हार्मोन से जननांगों के सक्रिय होने के कारण होते हैं। किशोरावस्था में ये परिवर्तन स्वाभाविक एवं स्वस्थ होने की पहचान है। अंतःस्रावी ग्रंथियों की सक्रियता और स्त्राव के कारण ही किशोरावस्था में लड़कों की आवाज भारी हो जाती है। कंधे मजबूत और हाथ पैर पुष्ट होने लगते हैं। दाढ़ी मूंछ के बाल प्रकट होने तथा वजन और कद बढ़ने लगता है। लड़कियों की शारीरिक रचना में भी परिवर्तन आने लगता है। वक्षस्थल का उभार दिखाई देने लगता है। स्वर मधुर हो जाता है। लज्जाजन्य स्वाभाविक आकर्षण उसकी आंखों में दिखाई देने लगता है, जो उन्हें और भी आकर्षक बनाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के कारण ही लड़कियों में ऋतु चक्र की शुरुआत होती है। शारीरिक मांसलता के कारण लड़के लड़कियां एक दूसरे को देखकर, स्पर्श कर, स्मरण करके एक प्रकार की सुखानुभूति का अनुभव करने लगते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों के हार्मोन्स में गड़बड़ी के कारण ही लड़के लड़कियों की ऊंचाई तथा शरीर की बढ़त रुक जाती है। जिन लड़के लड़कियों की ऊंचाई सामान्य से कम रह जाती है, उनमें हीन भावनाएं आने लगती हैं। इन हीन भावनाओं के कारण ही वे अपने घर परिवार के सदस्यों से समन्वय नहीं कर पाते और फिर अपने परिचय क्षेत्र में आत्ममुखी होकर एकांत प्रिय हो जाते हैं। ऐसे लड़के अपने आप को अन्य लड़कों के सामने है समझने लगते हैं। अपनी हीनताओं के कारण ही वे अपने साथी लड़कों के पिछलग्गू बन जाते हैं और उनकी इस प्रकार की सोच उन्हें सामाजिक जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती। गल ग्रंथि तथा उपगल ग्रंथि, थायराइड और पैराथायराइड के बढ़ जाने से बालक का स्वाभाविक विकास अवरुद्ध हो जाता है और वह अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है। किशोर अवस्था के संवेग और उनका प्रभाव। किशोर अवस्था तूफानी अवस्था कहलाती है। इस आयु में बच्चों के बिगड़ने संवरने के सभी अवसर अभिभावकों के पास होते हैं। यदि अभिभावक इस अवस्था के किशोर संवेगों का मूल्यांकन, अध्ययन और समीक्षा कर इनका उपयोग बालक के हित में करें, तो बच्चों के बिगड़ने के अवसर न केवल समाप्त हो सकते हैं, बल्कि उनके व्यक्तित्व का भी संतुलित विकास हो सकता है। इस अवस्था के संवेगों की कुछ विशेषताएं निम्न होती हैं। नंबर 1, संवेग परिवर्तनशील और अस्थायी होते हैं।
अन्य परिस्थितियों के बदलते ही बच्चों की मानसिकता भी बदल जाती है। रोता हुआ बच्चा परिस्थिति बदलने पर शीघ्र ही हंसने लगता है। नंबर 2, संवेग छोटी छोटी बातों पर भी भड़क उठते हैं। इसे अभिभावक कुछ इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। क्या करें साहब, गुस्सा तो उसकी नाक पर ही धरा रहता है। इस अवस्था में भय, हर्ष, क्रोध ही अधिक उग्र रूप में प्रकट होते हैं। यदि अभिभावक समय पर इनका शमन कर सकें तो बच्चों की मानसिकता को बदला जा सकता है। नंबर 3, बच्चे अपने इन संवेगों को छिपा नहीं पाते। यहाँ तक कि वे इनकी अभिव्यक्ति हाथ पैर चलाकर मार पीट कर व्यक्त करते हैं। नंबर 4, संवेग बार बार प्रकट होते हैं। इनकी अभिव्यक्ति भी भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। यहाँ तक कि कभी कभी तो इसकी अभिव्यक्ति इतनी हिंसक हो जाती है कि बच्चा अपने ही मित्र अथवा बहन भाई को काट लेता है, भाई को भी डंडा मार देता है। अभिव्यक्ति का जो साधन जितना अधिक प्रभावशाली होता है, बालक उसे ही अपनाने लगता है। यहाँ तक कि कुछ बच्चे मैं ये नहीं खाता कहकर अपनी जिद पर इस तरह से अड़ जाते हैं कि माता पिता को उनकी अनुचित मांगे भी माननी पड़ जाती हैं अथवा वे मनवा लेते हैं। नंबर 5, संवेग आरोपित हो सकते हैं। यदि माँ बाप किसी बात के लिए बच्चे को प्रताड़ित करते हैं, कुछ ताने कसते हैं, तो वह छोटे भाई बहनों को मार पीट कर अपने संवेगों को व्यक्त करता है। नंबर 6, संवेगों की अभिव्यक्ति के तरीके में भी अंतर आता रहता है। वयस्क बच्चा घर से भागकर अपने असंतोष और प्रतिशोध को प्रकट करता है, जबकि छोटी अवस्था का बच्चा घर में ही एक कमरे में अंधेरे में बैठकर अपने संवेग और विरोध को प्रकट करता है। आशय ये है कि किशोर मन में उपजे ये संवेग और इनकी अभिव्यक्ति बच्चों की सोच, सफलता विफलता को प्रभावित करती है। बालक समाज का एक विकासशील प्राणी है, इसीलिए उसके विकास क्रम में इन संवेगों को समझें, इनके माध्यम से बच्चों को सफल भविष्य दें। बच्चों की अपेक्षाएं, आवश्यकताएं जानें। जिस प्रकार से शरीर को जीवित रखने के लिए अन्न, जल, हवा, पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से बच्चों के मानसिक विकास के लिए उनकी कुछ अपेक्षाएं और आवश्यकताएं होती हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अभिभावकों को संरक्षण, सामीप्य की आवश्यकता होती है। वर्तमान में सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था में जिस तीव्र गति से बदलाव आ रहा है, उसी का परिणाम है कि बच्चों के भविष्य पर लगातार प्रश्न चिन्ह लग रहा है। उसकी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को आधुनिक जीवन शैली में कुछ इस प्रकार से उपेक्षित किया जा रहा है कि बच्चों को बंधन समझने वाले पति पत्नी ये कहते नहीं आघाते कि हम अभी बच्चे नहीं चाहते। ऐसी प्रगतिशील सोच वाले पति पत्नी के यहाँ यदि बच्चा हो भी जाता है तो वे उसे बुझे मन से स्वीकारते हैं। महानगरों में ही नहीं बल्कि छोटे शहरों और कस्बों में भी कामकाजी महिलाओं को बच्चे एक मुसीबत, एक समस्या लगते हैं। अभिभावकों की बच्चों से छुटकारा पाने वाली ये सोच बच्चों के आंतरिक और बाहरी विकास को प्रभावित करती है। प्रसिद्ध मनोविश्लेषक फ्रॉयड के अनुसार बच्चे अपने चेतन मन की इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं, परंतु अचेतन में स्थित अहम रोकता है। इच्छाओं का ये ज्वार भाटा ही उनकी मनोवैज्ञानिक अपेक्षाएं हैं, जो आयु वृद्धि के साथ साथ बदलती रहती है। बच्चे माँ बाप, परिवार, समाज से ये अपेक्षा करते हैं कि उसकी इन अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को मान्यता, प्रतिष्ठा दें। इसके लिए इन बातों पर अमल करना होगा। नंबर 1, वे उन्हें मन से स्वीकारें। नंबर 2, उन्हें शारीरिक, मानसिक और आर्थिक सुरक्षा संरक्षण प्रदान करें। नंबर 3, उन्हें अवस्था के अनुकूल अभिभावकों का आत्मीय स्नेह मिले, उनके शारीरिक और मानसिक स्वयंगों को प्रतिष्ठा मिले। इन स्वयंगों की मार्गांतरण को अभिभावकों का सहयोग मिले। नंबर 4, वे परिवार और अपनों के विश्वास पात्र बने, लोग उनका अविश्वास ना करें। चूंकि आयु के साथ साथ बच्चों की सामाजिक और पारिवारिक समायोजन क्षमता बढ़ती है, इसीलिए बच्चों की इन मनोवैज्ञानिक अपेक्षाओं को एक सीमा तक ही पूरा करें। उपेक्षा बच्चे को अकेला बना देती है। सच तो यह है कि बच्चे अपनी सोच, निर्णयों, इच्छाओं के लिए अभिभावकों का सहयोग, स्नेह, समर्थन और संरक्षण चाहते हैं। लेकिन जब अभिभावक अपनी व्यस्तता के कारण उन्हें किसी प्रकार का सहयोग, समर्थन नहीं दे पाते, तो बच्चे भी चुप रह जाते हैं। इस प्रकार की चुप्पी उन्हें मानसिक रूप से अकेला बना देती है। समर्थन का अभाव और अकेलेपन की स्थिति में वह अपने लिए हुए निर्णयों पर भी अविश्वास करने लगते हैं। इससे न केवल उनमें आत्मविश्वास की कमी होने लगती है, बल्कि उसके मन में असफलताओं का भय भी समाने लगता है, जो उसे निरंतर गलत सोचने पर विवश करता रहता है।
बच्चों को मानसिक रूप से जितना संरक्षण, सुरक्षा और समर्थन अभिभावकों से मिल सकता है, उतना अन्य किसी से नहीं। बच्चा भी समझता है कि आया आया है, माँ नहीं। जब बच्चे ये समझते हैं कि माँ उसे आया के भरोसे छोड़कर बाहर पार्टी में चली गई है, तो उसकी सोच खिन्न हो जाती है। बच्चों की भावनाएं अभिभावकों के प्रति बदलने लगती हैं। सच तो ये है कि जो अभिभावक बच्चों की भलाई, उसकी सुख सुविधाओं के लिए रात दिन काम में लगे रहते हैं, वे ये भूल जाते हैं कि बच्चों को इन सारी सुख सुविधाओं के साथ उनके संरक्षण, स्नेह, सहयोग और आत्मीय स्पर्श की भी आवश्यकता होती है, जो उन्हें उनके पास बैठकर ही दिया जा सकता है, जिसकी बच्चे अभिभावकों से अपेक्षा करते हैं। सही लक्ष्य चुनने में मदद करें। प्रगतिशीलता के इस नए दौर में बच्चों के बिगाड़ का सबसे बड़ा कारण उन्हें उचित निर्देशों का अभाव है। सही दिशा में दिए गए निर्देश बच्चों को सही कार्य के चुनाव, उसके प्रति प्रतिबद्धता और सफलता की नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। बच्चों में आत्मनिर्भरता ला सकते हैं। लक्ष्य चुनने में अभिभावकों की मदद उन्हें अपने परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदार बनाएगी। इसीलिए ये बहुत आवश्यक है कि सही लक्ष्य चुनने में माता पिता बच्चों की मदद करें। जॉब डिससैटिस्फैक्शन के कारण ही बच्चे लक्ष्य से भटक जाते हैं। इस प्रकार की निराशा ही बच्चों को भविष्य के प्रति अनास्थावान, हताश और असंतुष्ट कर उन्हें कुंठाग्रस्त बना देती है। उन्हें बिगाड़कर निराशा की अंधी गलियों की ओर भटका देती है, जहां लड़के स्वयं ही दिशाभ्रष्ट होकर कभी जीने की तमन्ना में हाथ पैर मारते हैं और कभी निराश होकर नशे की ओर बढ़कर मरने के इरादे करते हैं। ऐसी अस्थिर सोच ही उन्हें अपराधों की ओर भी ले जाती है। बच्चे को अनिश्चय से उबारें। बच्चों के भविष्य निर्माण और उनके करियर के चुनाव में किसी भी अनिश्चय की स्थिति में बच्चों को बहुत दिनों तक न रहने दें। इसके लिए बार बार अपने बच्चों को दोषी ठहराना अथवा शिक्षा प्रणाली को दोषी ठहराना एक प्रकार से समस्या से मुंह छिपाना ही है। इसीलिए युवा होते बच्चों के करियर के बारे में आप स्वयं ही सोचें। इस प्रकार की सोच को अपनाने के लिए सरकार अथवा पाठ्यक्रम को दोषी न ठहराते हुए सुलभ साधनों में ही बच्चों का भविष्य तलाशें। बच्चों की लक्ष्यहीनता को कोसने के स्थान पर उन्हें लक्ष्य प्राप्ति के योग्य बनाने के लिए मानसिक रूप से तैयार करें। प्रगति और प्रतिस्पर्धा के इस युग में युवा पीढ़ी को भी अपनी सोच उसी के अनुरूप बनानी होगी। अतः बच्चों का करियर बनाने के लिए उन्हें प्रारंभ से ही ऐसी संस्थाओं में प्रवेश दिलाएं जो उनकी अभिरुचियों, उनकी योग्यता और प्रतिभा में निखार लाकर उन्हें करियर के प्रति जागरूक बना सकें। आशय ये है कि लक्ष्य चुनने में उनके करियर के संबंध में आप द्वारा ली गई रुचि उसके अच्छे परिणामों की गारंटी है। इस विषय में आप इतना ही ध्यान रखें कि यदि लक्ष्य चुनने के इस व्यवहार में कहीं कोई चूक हो जाए तो बच्चों को विश्वास में लेकर अपनी ओर से एक नई पहल करें। इसके बाद भी यदि परिणाम अच्छा नहीं निकलता अथवा अपेक्षित सफलता नहीं मिलती तो बच्चों को प्रताड़ित अथवा अपमानित ना करें, बल्कि उन्हें ऐसे परिणामों को सहन करने के लिए मानसिक रूप से तैयार करें। सफलताओं का श्रेय बच्चों को दें। लक्ष्य चुनने में आपका सहयोग बच्चों का संबल बढ़ाता है, उन्हें सुरक्षित करियर प्रदान करता है। छोटी चिड़िया को भी उसकी माँ तब तक घोंसले में ही रहने देती है जब तक उसके पंख मजबूत नहीं होते। पंखों में मजबूती आते ही वो खुद ही आकाश की ऊंचाइयां नापने लगती है। लक्ष्य चुनने में अभिभावकों की कुछ ऐसी सोच ही बच्चों को सफलता के लिए प्रेरित करेगी और वे जीवन में इच्छित लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी है अच्छे मित्र। थोड़ी देर के लिए आप किसी ऐसे लड़के की कल्पना करें जो अपने ही किसी अभिभावक के कर्कश ताने सुनने के बाद घर के बाहर किसी स्थान पर क्रोध और भावनात्मक तनाव से ग्रसित होकर उदास बैठा हो। ऐसे क्षणों में उसके मन और मस्तिष्क में अपने ही अभिभावक के प्रति ऐसी प्रतिशोधी भावनाएं आती हैं कि वह इन क्षणों में कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी क्रोधजन्य भावनाएं उग्र होने लगती। ऐसे क्षणों में मित्र का साथ पाकर न केवल बच्चों की भावनाएं शमित होने लगती हैं, बल्कि मित्रों का साथ उन्हें कठिन परिस्थितियों में ऐसी भावनाएं सहने की शक्ति प्रदान करता है। जब तक मित्रों का साथ नहीं मिलता तब तक क्रोध की भावनाओं से उसका मन ग्रसित रहता है। ऐसे क्षणों में इन बच्चों की स्थिति घायल हिरणी जैसी बनी रहती है। मित्रों का साथ पाकर, मित्रों का स्नेह और विश्वास पाकर, मित्रों की सहानुभूति पाकर बच्चों के मन में उमड़ा हुआ क्रोध तथा घनीभूत उदासी कम होने लगती है। इन किशोर बच्चों का मन शांत, सुकून भरा
उत्साही और प्रसन्न रहने लगता है। उसमें विषम परिस्थिति को सहन करने की शक्ति का संचार होने लगता है। साथ ही कठिनाई और विषम परिस्थिति का सामना करने की क्षमता भी विकसित होने लगती है। मित्रों से बहुत कुछ सीखते हैं बच्चे। मनोवैज्ञानिकों का मत है कि बच्चे की आंतरिक और बाहरी व्यक्तित्व को मित्र ही भली भांति निखारते तराशते हैं। उसका सामाजिक और पारिवारिक वातावरण चाहे कैसा भी हो, लेकिन मित्रों का उसके व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। जीवन के प्रति उसकी सोच, कार्य करने की शैली, विचार, भावनाएं, पहनावा, खान पान, आदतें, चरित्र आदि वह साथी मित्रों से ग्रहण करता है। मित्रों के संपर्क में आने से उसका पूरा जीवन ही बदल जाता है। मित्रों का संपर्क पाकर जहां वह पारिवारिक तनावों से मुक्त होता है, वहीं उसे अपनी सोच पर मानसिक संतुष्टि भी मिलती है, जो उसे अनावश्यक दबावों, तनावों से मुक्त रखती है। मित्रों की ये भूमिका बच्चों का जीवन बनाने बिगाड़ने में बड़ी महत्वपूर्ण होती है, जो उन्हें अपने कार्यों, परिवार के प्रति निष्ठावान बनाती है, उसे संबंधों का एहसास कराती है। बच्चे अपने दिल की बात केवल अपने मित्रों से ही कहते हैं। कभी कभी तो वो अपनी गलतियों, कमजोरियों, दोषों, यहाँ तक कि बहुत निजी रहस्य की बातें भी अपने मित्रों से कहकर अपने मन का बोझ हल्का कर लेते हैं। सही बात तो ये है कि उम्र के अनुसार स्वयं अभिभावकों को ही बच्चों के मित्र बनना और बनाना चाहिए। मित्र चुनने में बच्चों को सहयोग दें। बच्चों को बिगाड़ने संबंधी व्यवहार से बचाने के लिए अभिभावकों को बच्चों के मित्रों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। अभिभावक ये सुनिश्चित करें कि नंबर 1, मैत्री संबंध समान आयु, समान आर्थिक और समान सामाजिक स्तर तथा समान बौद्धिक स्तर वाले बच्चों से स्थापित किए जाएं। इसीलिए कहा भी जाता है कि विचारों की समानता ही मैत्री संबंधों की आधारशिला है। नंबर 2, अपने से छोटी अथवा अपने से बड़ी आयु के लड़के लड़कियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित न करें। नंबर 3, पैसे की चकाचौंध से प्रभावित होकर मैत्री संबंध स्थापित न करें। अमीर बाप के बेटों से मैत्री संबंध स्थापित करने के लिए अति उत्साही ना बने। यदि ऐसे किसी बच्चे के साथ मैत्री संबंध स्थापित हो गए हों, तो अपनी सीमाओं का हमेशा ध्यान रखें। नंबर 4, ऐसे मित्रों से महंगे उपहार स्वीकार ना करें। नंबर 5, जब तक वे बहुत अधिक आग्रह ना करें, तब तक उनके घर ना जाएं। नंबर 6, यदि कभी आपके विचारों में किसी बात को लेकर मतभेद आ जाए, तो अपने इन संबंधों को धीरे धीरे समाप्त कर लें। इसके लिए आवश्यक नहीं कि मन में आत्मग्लानि अथवा प्रतिशोधी विचार और भावनाएं ही लाएं। नंबर 7, बच्चों और बच्चों के मित्रों को इस बात की इजाजत बिल्कुल न दें कि वे देर रात तक घर से बाहर रहें और सुबह बहुत देर तक सोते रहें। यदि आपका बच्चा इस प्रकार का आचरण करने लगता है, तो समझ लें कि कहीं कुछ असामान्य घटित हो रहा है और इस असामान्य व्यवहार में कहीं न कहीं उसका कोई ऐसा मित्र अवश्य संलग्न है जो आपके बच्चे को बिगाड़ रहा है। अतः इसे गंभीरता से लें। नंबर 8, बच्चों में ये आदत डालें कि वे घर से बाहर जाते समय बताकर जाएं कि वे कहाँ जा रहे हैं और कब तक वापस आ जाएंगे। नंबर 9, बच्चों के मित्रों का घर आने पर स्वागत सम्मान करें। उनके अच्छे कार्यों, व्यवहारों, सफलताओं और उपलब्धियों की चर्चा कर उन्हें परिवार से जोड़ें। नंबर 10, बच्चों को मित्रों के साथ बैठकर देर तक टीवी अथवा फिल्में देखने की छूट ना दें। मित्र, पिता और शिक्षक तीनों की भूमिका निभाएं। बच्चों की बदलती हुई मानसिकता और गलत व्यवहारों के अन्य चाहे जो भी कारण हों, इतना अवश्य है कि बच्चों को इस स्तर पर लाने के लिए अभिभावक भी कम दोषी नहीं है। अभिभावकों द्वारा बच्चों पर थोपा जाने वाला अनुशासन, आदर्श, सिद्धांत और व्यवहार उस समय बौने हो जाते हैं जब बच्चों की पैनी नजर अंतर देखती है। आज हमारे घरों में सच्चाई, ईमानदारी, परस्पर स्नेह, त्याग, विश्वास, सहिष्णुता, समर्पण और सहयोग जैसे मानवीय आदर्शों का अभाव होता जा रहा है। व्यक्तिगत स्वार्थों का बोलबाला है। जब आदर्श और संस्कार परिवार में हैं ही नहीं, तो फिर बच्चों में कहाँ से आएंगे? ये बच्चों की उद्दंडात्मकता का प्रमुख कारण है। बच्चों में अविश्वास करना और इस अविश्वास को बच्चों के मित्रों, घर में आने वाले मेहमानों, सहकुटुंबियों के सामने प्रदर्शित करना और इस तरह बोलना, ये क्या करेगा जिंदगी में,
इसमें अकल ही कितनी है, ये तो कुछ समझता ही नहीं, निकम्मा है, शेख चिल्ली जैसी बातें करता है। इस प्रकार की सोच, चिंतन और व्यवहार बच्चों के नजरों में अभिभावकों को गिराता है। बच्चे अपमान और द्वेष से भर उठते हैं। वे अपनी सारी हीनताओं, दोषों, कमजोरियों के लिए अभिभावकों को ही दोषी ठहराते हैं। इस प्रकार उनका कुंठित व्यक्तित्व पग पग पर उद्दंडता से पेश आने लगता है। ऐसे बच्चे घर और समाज के प्रति विद्रोही आचरण करने लगते हैं। घर से पलायन करना, कई कई दिनों तक बाप बेटे में आमना सामना न होना, बिन बोले की स्थिति बनी रहना, घर के अंदर और घर के बाहर छोटे मोटे अपराध करते रहना आदि ऐसे अनेक व्यवहार हैं जो बच्चों के बिगड़ाव की शुरुआती बातें हैं। इसीलिए प्रारंभ से ही बच्चों के मित्र, पिता और शिक्षक बनकर उनके साथ व्यवहार करें। यही उन्हें बिगड़ने से बचाएगा। बच्चों के मित्र, पिता और शिक्षक बनकर उनकी आंखों में आंखें डालकर देखें। आपको उनकी आंखों में अपने ही डाले हुए संस्कार तिरते दिखाई देंगे। बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करें? नंबर 1, बच्चों को खुले मन से स्वीकारें। उन्हें पर्याप्त समय देकर उनसे संवाद स्थापित करें। उन्हें परिवार से जोड़ें। नंबर 2, परिवार के सभी सदस्यों को मान सम्मान देकर प्रतिष्ठित करें। बच्चों की मानसिक सोच पर इस व्यवहार का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। बच्चों के माध्यम से पति पत्नी में निकटता अथवा दूरियों का व्यवहार बच्चों की मानसिकता को स्नेहिल अथवा हिंसक बनाता है। इसीलिए बच्चों के सामने पति पत्नी में तनाव नहीं आए, विवाद, दूरियां कभी न बढ़ने दी जाएं। नंबर 3, बच्चों के सामने झूठ ना बोलें, कथनी और करनी में अंतर ना रखें, क्रोध, हिंसा, मारपीट ना करें। गाली देकर पेश आना बच्चों को हिंसक बनाता है। उनमें स्नेहिल भाव पैदा ही नहीं हो पाता। नंबर 4, मोहल्ले पड़ोस में अपनी छवि, प्रतिष्ठा एक चरित्रवान व्यक्ति के रूप में बनाएं। बच्चों को अपने पिता की इस छवि पर गर्व होता है और विरासत में मिली ये प्रतिष्ठा उसे बिगड़ने नहीं देती। नंबर 5, बच्चों को प्यार करें, बेजा लाड नहीं। बेजा लाड में पले बच्चों की सोच रुग्ण हो जाती है। वे अपने आप को दूसरे से श्रेष्ठ, विशिष्ट समझने लगते हैं। विशिष्ट और श्रेष्ठ होने का ये भ्रम उन्हें घमंडी, दंभी, चरित्रहीन, दब्बू और स्वार्थी बनाता है। नंबर 6, असफलता अथवा अन्य किसी कारण से तनावग्रस्त बच्चों के साथ सहानुभूति से पेश आएं। ताने, व्यंग्य अथवा अपमान कर उसकी भावनाओं को और ना भड़काएं। नंबर 7, बच्चों पर अनुशासन थोपने के स्थान पर अनुशासन स्वीकारने के लिए प्रेरित करें। नंबर 8, मोहल्ले पड़ोस के ऐसे मित्रों, पड़ोसियों, स्वजनों पर नजर रखें जिनका संपर्क बच्चों को बिगाड़ सकता है, भले ही ऐसे लोग अपने ही क्यों ना हों। नंबर 9, विपरीत सेक्स के प्रति आकर्षित होते किशोर लड़के लड़की को इस आकर्षण की सत्यता से परिचित कराएं ताकि वे इस मृग तृष्णा की असलियत को जान सकें, गुमराह ना हों। नंबर 10, सही लक्ष्य चुनने में बच्चों का तब तक साथ दें जब तक कि वे आर्थिक और सामाजिक स्तर पर आत्मनिर्भर नहीं हो जाते। बिगाड़ की शुरुआत बेजा लाड़ प्यार। प्रत्येक परिवार समाज के कुछ अपने आदर्श, सिद्धांत और मान्यताएं होती हैं। इन आदर्शों, सिद्धांतों और मान्यताओं से समायोजन करने के बाद ही अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर पाते हैं। व्यवहार संबंधी समायोजनों का उचित प्रशिक्षण ही बच्चों को सुधार